छत्रपती शाहूजी महाराज, बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे. परंतु पुराणिकांच्या भाषा सांगणाऱ्या आपला महाराष्ट्र राज्यामध्ये आज तक आता फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारांचे तत्शील सरकार निर्माण झाले नाही है. आपको हमारे बीच में अपनी बात रखने से एक बात स्पष्ट हो गई होगी साथियों कि जब हम उत्तर प्रदेश से आकर के आपकी भाषा में कुछ बात कह सकते हैं तो महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो सकता है. हमें उस बात को याद करना होगा जब 1971 में इस सदी के महानायक मानवर कांशीराम साहब पूना के संत गाडगे धर्मशाला के बाहर बैठ के जब कांग्रेस और आरपीआई के बीच उस युति की घोषणा का इंतजार कर रहे थे. 1971 याद करके देखिए साथियों, जब आरपीआई के सबसे बड़े ग्रुप के साथ दादा साहब बी.आर. गायकवाड़ और मोहन धारिया के बीच समझौता हुआ था तो उस समझौते में 521 सीटों में से 520 सीटें गांधी के चेलों को गई थी और एक सीट बाबा साहब के चेलों के हिस्से में आई थी. उस समय मानवर कांशीराम साहब ने तत्कालीन बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद बाबा साहब के आंदोलन की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे, जिन लेफ्टिनेंटों के कंधे पे, जिन अनुयायियों के कंधे पे आई थी उनके पास जाकर के कहा कि बाबा साहब की विचारधारा अच्छी है, ये पवित्र आंदोलन है, आप लोग आरपीआई छोड़ करके कांग्रेस में जाने की गलती मत करें. तब उस समय बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने क्या कहा था कि बाबा साहब की विचारधारा तो अच्छी है लेकिन सफल हो सकत रहे. विचारधारा चांगली है, विचारधारा चांगली है पर सफल हो सकत रहे. तब मानवर कांशीराम साहब ने उस समय बाबा साहब के उन लेफ्टिनेंटों से कहा था कि ये विचारधारा चांगली भी है और सफल भी हो सकती है, सफल हो सकत है. और उस सफल हो सकत के नारे को मानवर श्री कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी के साथ मिलकर के जब इस आंदोलन को उत्तर भारत में गति देने का काम किया. और आप लोगों को याद होगा जब 1989 में 1989 में जो पार्टी 14 अप्रैल 1984 को लाल किले की खुले मैदान में बनी थी और 1989 में जब चुनाव लड़ी तो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 13 आमदार और 3 खासदार बना करके देश की साथियों आरपीआई से 10 गुना बड़ी पार्टी बन गई थी. इस देश के उन तमाम नौजवानों के सहयोग के साथ, उन तमाम नौकरी पेशा लोगों के साथ जिनको मानवर कांशीराम साहब ने पूना की धरती से तैयार करना शुरू किया था और उनसे कहा था कि इन महापुरुषों की विचारधारा अच्छी है. इन महापुरुषों ने इस देश में अथक संघर्ष करने का काम किया है. जब ये महापुरुष उस समय संघर्ष कर सकते थे जब इनके पास कोई साधन संसाधन नहीं थे, इनके पास कोई हाथ रखने वाला नहीं था. आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसको हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, अपने परिवार की कुर्बानी देने के बाद लिखा है. उस कुर्बानी को याद दिलाने का काम हमारे मसीहा मानवर श्री कांशीराम साहब ने देश के तमाम सूबे में जाकर के रात दिन मेहनत करके अपने अरमानों की बलि देने का काम किया. अपने घर को, अपने परिवार को, अपने शादी न करने के विचार को उन्होंने पूरे जग के सामने, पूरे संसार के सामने उसको लाने का काम किया कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, अपना घर नहीं बसाऊंगा, अपना धन इकट्ठा नहीं करूंगा. यहां तक कि उन्होंने अपने पिता के स्वर्गवास के बाद, अपने पिता के मरने के बाद उनको अंतिम संस्कार में भी शामिल होने का काम नहीं किया.
और साथियों, सौभाग्य है हम सब लोगों का, सौभाग्य है। हम लोग उस कुदरत को धन्यवाद देते हैं कि जो समस्याएं बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद आई थी, जो समस्याएं बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद आई थी, बाबा साहब के आंदोलन को गति देने के लिए कोई नेतृत्व आकर के खड़ा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को तैयार नहीं किया था, लेकिन उनमें से कोई भी साथी जिनको तैयार किया था वो अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुए थे। मानवर कांशीराम साहब ने उस दर्द को महसूस किया था जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 15 सालों के अंदर बाबा साहब का पवित्र आंदोलन, बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि महाराष्ट्र में जमींदोज होने लगा था। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2001 में लाखों की संख्या में गोमती नदी के किनारे अपना उत्तराधिकारी के रूप में आदरणीय बहन जी को घोषित करने का काम किया था। और साथियों, तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। आदरणीय बहन जी ने मानवर श्री कांशीराम साहब के बताए रास्ते पे चल करके खुद को भी उन्होंने भी शादी न करने का फैसला किया और साथियों अपना पूरा जीवन इस देश के बहुजन समाज की तरक्की और विकास के लिए करने का काम किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 3 जून 1995 को जब अपनी पहली सरकार बनाने का काम किया था तो देश और दुनिया के मीडिया के सामने आदरणीय बहन जी ने कहा था कि मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और सुरक्षा की गारंटी होगी। उन्होंने चारों बार की सरकार में अपने उस वादे को कायम रखने का काम किया। उत्तर प्रदेश में चाहे राम भूमि जन्मभूमि और मां बाबरी मस्जिद का विवाद कर जब रिजल्ट आया था, जब उस समय फैसला आया था लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच से, तो उत्तर प्रदेश के आसपास के तमाम प्रदेशों में कर्फ्यू जैसा माहौल था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश में 6 साल का बच्चा भी अपनी पीठ पे बस्ता टांग करके स्कूल जाने का काम किया था। तो जो बात बहन जी ने 3 जून 1995 को देश और दुनिया की मीडिया के सामने कही थी, उसको उन्होंने अपनी चारों बार की सरकार में अपने वादे पे कायम रहने का काम किया। और उन्होंने इसके साथ ही साथ जो मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी जो काम किया, ठीक उसी तरह चल करके जब आदरणीय बहन जी ने इस बात को कहा कि मेरे परिवार से कोई भी आदमी राजनीति में नहीं आएगा, और बहन जी ने देश के तमाम युवाओं को, कम से कम 10 युवाओं को तैयार करने का काम किया, उन्हें अपने उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का मौका देने का काम किया। लेकिन जब आदरणीय बहन जी ने देखा कि कोई भी साथी अपने परिवार की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, तब बहन जी दुखी हुई और उस समय वो सोचने लगी आखिर किसको बनाया जाए, आखिर इस मूवमेंट को आगे कौन ले जाने का काम करेगा। तब साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, झूठे अखबारों के माध्यम से क्या सुना क्या नहीं सुना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन जब तमाम प्रयोग बहन जी के असफल हो गए तो तमाम सीनियर साथियों ने, जो बहन जी के आसपास सीनियर लीडर थे बहुजन समाज पार्टी के, पूरे देश भर के लोगों ने कहा कि बहन जी आप किसी न किसी अपने भाई को राजनीति में आगे लाने का काम करें ताकि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। बहन जी फिर भी तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री आनंद कुमार जी, उन्होंने बहन जी के उस समय साथ खड़े रहे जब बहन जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम इनकम टैक्स और ईडी के ताज कॉरिडोर माल में झूठा फंसाने का काम किया। जब आय से अधिक संपत्ति में ताज कॉरिडोर मामले में आदरणीय बहन जी को झूठा फंसाने का काम किया, उस समय भी आनंद कुमार जी हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो उनके साथ खड़े रहे। तब भी बहन जी ने उनको, उन परिस्थितियों में बहन जी ने उनको किसी भी पद पे लाने का काम नहीं किया। वो अपनी स्वेच्छा से पार्टी का काम करते रहे, सब लोगों को जोड़ने का काम करते रहे। लेकिन जब तमाम युवा साथी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में असफल हो गए, तब आदरणीय बहन जी ने, तब बहन जी के सामने लंदन से पढ़ करके आए जहां बाबा साहब ने डिग्रियां प्राप्त की, वहीं से डिग्रियां प्राप्त करके जब श्री आकाश आनंद जी आए और इन्होंने आदरणीय बहन जी से कहा,
जब इन्होंने बहन जी से कहा कि बहन जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम मूवमेंट में काम करेंगे, शुरुआत में बहन जी को भरोसा नहीं हुआ। शुरुआत में बहन जी को भरोसा नहीं हुआ। जैसा कि हमारे अभी एक साथी जो मिशन के गायक हैं राहुल अम्बेडकर जी ने अभी कहा कि खूबसूरत भी हैं और इस समय उम्र उनकी लड़कियों के साथ घुमाने टहलाने की है। तो साथियों सोच के देखिए, उन्होंने जब आज से 5 साल पहले जब बहन जी से ये कहा होगा तो उनकी कितनी उम्र रही होगी। तो उन्होंने कहा कि हम बहन जी काम करना चाहते हैं पार्टी में। बहन जी को भरोसा नहीं हुआ था, बहन जी को भरोसा नहीं हुआ। बहन जी ने कहा ठीक है, ऐसे ही अभी जोश में कह रहे हैं, लेकिन इनके कमिटमेंट को, इनके जुनून को और पार्टी के लोगों के साथ इनके मित्रवत व्यवहार को आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। श्री आकाश आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आए दिन साथियों 30 में 300 दिन 365 दिन पीएसपी के काम के लिए लोगों से मिलते रहते हैं। दिल्ली में होते, दिल्ली में कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी झारखंड, तमाम प्रदेशों में साथियों उसी क्रम में आपके प्रदेश में आए, आपके प्रदेश में आए हैं। बहुत सकत है कि इस कार्यक्रम में, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की धरती वो धरती है जिस धरती पे जो धरती कहते हैं संत महापुरुषों की साथियों जन्म भूमि, कर्म भूमि रही है। अनेकों संत महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं, उन्होंने पूरे देश को दिशा देने का काम किया है। इस धरती ने तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को पैदा किया है। इसलिए साथियों इसी धरती पे मानवर कांसीराम साहब ने अपने आंदोलन की शुरुआत की है और इसी धरती से हो सकत है कि फार्मूले के तहत हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी आपके हाथ में आए। आकाश जी संघर्ष करो, मते आमची सत्ता तुमची नहीं चालना, मते आमची सत्ता तुमची, मते आमची सत्ता तुमची। साथियों ये वो नारा है जो मानवर श्री कांसीराम साहब ने लाल किले की दीवार के नीचे, उस लाल किले के मैदान में लगाने का काम किया था 14 अप्रैल 1984 को कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी जो बहुजन की बात करेगा, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे, वोट से लेंगे सीएम पीएम। साथियों चाहे देश में हो चाहे देश के तमाम प्रदेशों में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के रहते बाबा साहब के संविधान की एक लाइन भी बदलने का काम कर सके। इसलिए साथियों बाबा साहब ने आपको बराबर का वोट का अधिकार भारत के संविधान में देने का काम किया है। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। उस वोट की ताकत को समझने का काम करें। जब उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लोग जब इस वोट की ताकत को समझ सकते हैं साथियों, तो ये तो बाबा साहब की जन्मभूमि, कर्म भूमि है। महाराष्ट्र के लोग इस वोट की ताकत को क्यों नहीं समझ सकते हैं? आप लोग साथियों इस वोट की ताकत को समझिए। और इस देश में केवल और केवल देश की तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के इस आंदोलन को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का काम कर सकती है साथियों। इसलिए साथियों आप लोग दोनों हाथ उठा करके हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर जी को भरोसा दिलाने का काम करें कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, आने वाले लोकसभा के चुनाव में, आने वाले बीएमसी के चुनाव में हम अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करेंगे।